नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास के 6ठे चैप्टर शहर एवं शहरीकरण से संबंधित टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, शहर एवं शहरीकरण से संबंधित यह हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो है, जिसमें हमने टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। इसके पहले मैंने इसी चैप्टर से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो बना चुका है। अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो को मिलाकर मैंने आप लोगों को टोटल 160 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुका है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 160 से आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग यहां पर 161 नंबर के सवाल पर आते हैं। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, आधुनिक शहरों में किन दो वर्गों का उभार हुआ। आप लोगों को बताना है कि आधुनिक शहरों में किन दो वर्गों का उदय हुआ। उभार को ही उदय के नाम से जाना जाता है। आप लोग बताएंगे कि किन दो वर्गों का उदय आधुनिक शहरों में हुआ था। आपके ऑप्शन है शिक्षक और व्यापारी, सामंत और राजा, पूंजीपति और श्रमिक, या फिर कारीगर और व्यापारी। तो 161 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा पूंजीपति और श्रमिक। ठीक है, आधुनिक शहरों में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के लोगों का ही बाबू उदय हुआ था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि आधुनिक शहरों में क्या होते हैं। आधुनिक शहरों में बड़े बड़े कंपनी होते हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री और कारखाने होते हैं। और आप बाबू जानते हैं कि इन फैक्ट्रियों के संचालन के लिए, इन कंपनियों के संचालन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो बाबू मजदूर की आवश्यकता पड़ती है, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। बिना श्रमिक के कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कारखाना, कोई भी कंपनी बिल्कुल भी चल नहीं सकता है। तो बाबू इन फैक्ट्रियों, इन कारखानों को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी। तो श्रमिकों की। और ये श्रमिक कहां से आए थे। ये श्रमिक शहर के आसपास के गांव से आए थे और उन श्रमिकों को शहर में जो कंपनी थे, जो उद्योग थे, जो फैक्ट्री और कारखाने थे, वहां से उनको रोजगार मिला था। तो इस प्रकार से आधुनिक शहर में दो नए वर्गों का उदय हुआ था, जिसमें पहला है पूंजीपति और दूसरा है श्रमिक। और ये दोनों वर्ग बाबू एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, अगर पूंजीपति वर्ग के लोगों के पास श्रमिक वर्ग के लोग नहीं होंगे तो बिल्कुल भी पूंजीपति वर्ग के लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अगर श्रमिक वर्ग के लोगों के पास पूंजीपति वर्ग के लोग नहीं होंगे तो श्रमिक वर्ग के लोग बिल्कुल भी अपना जीविकोपार्जन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि श्रमिक वर्ग में आने वाले जो मजदूर होते हैं, जो बाबू लोग होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, वो क्या करते हैं। वो बाबू पूंजीपति वर्ग के लोगों पर ही आधारित होते हैं। उनसे ही उनका व्यापार चलता है, उनसे ही उनका रोजगार चलता है। अगर कोई पूंजीपति श्रमिकों को रोजगार ना दे, अपने कंपनी में उसको काम ना दे, तो उसका रोजगार कैसे चलेगा। आप ही बताइए। उन मजदूरों को आय कहां से प्राप्त होगा। वे अपने परिवार को कैसे बाबू भोजन देंगे, कैसे उन्हें वो सुरक्षा देंगे, कैसे वो उनकी पूर्ति करेंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर पूंजीपति वर्ग के लोगों का, तो बाबू अगर श्रमिक वर्ग के लोग शहर में नहीं आएंगे, श्रमिक वर्ग के लोग शहर में अगर आना बंद कर देंगे, तो क्या कारखाने, फैक्ट्रियां पूंजीपति वर्ग के लोगों का चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। सारे के सारे कारखाने, फैक्ट्री और बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है, बड़े बड़े जो उद्योग हैं, वो बंद हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पूंजीपति और श्रमिक ये दोनों वर्ग एक दूसरे के पूरक हैं, एक
दूसरे के अनुकूल हैं। ठीक है, पूंजीपति वर्ग के लोगों को भी श्रमिक वर्ग से लाभ है और श्रमिक वर्ग के लोगों को भी पूंजीपति वर्ग के लोगों से लाभ है। हालांकि आज से सैकड़ों वर्ष पहले, हालांकि आज से बाबू सैकड़ों या कह सकते हैं 50 साल पहले पूंजीपति वर्ग के लोगों के द्वारा मजदूर वर्ग के लोगों का काफी शोषण किया जाता था, काफी उनकी स्थिति को दोस्तों जर्जर बना दिया जाता था। जो मजदूर होते थे उनके जो काम के घंटे होते थे वो बिल्कुल भी पहले तय नहीं होते थे, उनसे कम वेतन पर ही अधिक काम करवाया जाता था पूंजीपति वर्ग के लोगों के द्वारा। लेकिन आज जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है जो पहले थी। आज जो स्थिति है वो बदल चुकी है। आज मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए कई प्रकार के कानून बन चुके हैं, कई प्रकार के एक्ट, कई प्रकार के अधिनियम बनाए जा चुके हैं। आज मजदूरों के लिए जो काम के घंटे हैं वो तय किए जा चुके हैं, उनके जो वेतन है वो भी तय किए जा चुके हैं। आजकल के जो मजदूर हैं वो क्या करते हैं बाबू की, वो अपने आय से अपने परिवार को अच्छे से चला लेते हैं, अपना पूर्ति करने के साथ साथ अपना पेट भरने के साथ साथ अपने परिवार का भी पेट अच्छे से भर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज के मजदूरों का जो जीवन है वो बिल्कुल भी उतना कष्टकारी नहीं है जितना पहले था। हाँ, अपने शरीर से जितना वो श्रम करते हैं, अपने शरीर से जितना वो मेहनत करते हैं, तो बाबू उससे क्या होता है कि मजदूर काफी थक जाते हैं। इससे क्या होता है कि उन्हें जीवन की कोई भी खुशी नहीं मिल पाती है। उनका जो जीवन होता है वो गरीबी में ही खत्म हो जाता है, गरीबी में ही उनका जीवन व्यतीत हो जाता है। सुख क्या होता है, आधुनिक जो सुख है, आधुनिक चकाचौंध है, आधुनिक चकाचौंध जो है वो क्या होता है वो उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। आप किसी भी मजदूर को अगर देखे होंगे तो देख सकते होंगे बाबू की उनके जो चप्पल होते हैं वो फटे होते हैं, उनके जो वस्त्र होते हैं वो गंदे होते हैं, उनके जो चेहरे होते हैं वो बिल्कुल भी साफ सुथरे नहीं होते, यहाँ तक उनके कपड़े भी साफ सुथरे उतने नहीं होते हैं, क्योंकि बस उनका एक ही टेंशन रहता है कि हमें किसी भी तरीके से कमा कर पैसे लाना है। बाबू अगर वे एक दिन मजदूरी नहीं करेंगे, एक दिन काम नहीं करेंगे, तो फिर उस दिन उनके घर में बिल्कुल भी खाना नहीं बन पाएगा। ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जो बाबू अगर एक दिन काम करना बंद कर दे तो उस दिन उनके घर में चूल्हा नहीं जल पाएगा, उनके घर में बिल्कुल भी रोटी नहीं बन पाएगा। तो मजदूर क्या करते हैं, मजदूर बाबू काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा कोई भी दिन बिल्कुल भी जाए ना जाए और हम काम करें। तो काम के चक्कर में, काम के टेंशन में, काम प्राप्त करने के लिए बाबू वो अपने आप पर कोई भी ध्यान नहीं देते, अपने सारे शौक को वो खत्म कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माता पिता मजदूर होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। ऐसे बिहार के बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पिता मजदूर होंगे, मजदूरी करते होंगे। तो आप देख सकते हैं बाबू की आपके पिता का कोई भी शौक ना होगा। ठीक है, अगर आप सोचिएगा कि आपके पिता के पास अच्छा सा कोई मोबाइल फोन हो 50,000 या 30,000 का, तो ऐसा उनके पास बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सोचिएगा कि वो कार पर घूमे, तो ऐसा भी उनके पास कोई शौक नहीं होगा। वो अपना सारा शौक दफन कर लेते हैं अपने आप में, और वे जो शौक है वो बाबू किसके लिए पूरा करते हैं, तो अपने परिवार के लिए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इतना सब कुछ बताया है। तो देखिए, जो आधुनिक शहर है वो बाबू क्या किया, वो दो वर्गों का उदय किया, जिसमें पहला है पूंजीपति और दूसरा है श्रमिक। और कोई भी आधुनिक शहर इन्हीं दो वर्गों से चल पा रहा है। अगर इनमें से कोई भी एक वर्ग शहर में नहीं रहेगा तो शहर बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा। शहर के जो काम होंगे, जो काम का संचालन होगा, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आइए मुन्ना आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए, इसमें आप लोगों से कहा गया है बाबू, सर्वहारा वर्ग का शोषण किस व्यवस्था के अनुरूप हुआ। आपके ऑप्शन है लोकतांत्रिक व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था या फिर सामंती व्यवस्था। तो आप सभी को पता है कि सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत जो लोग आते हैं वो आते हैं मजदूर, श्रमिक, किसान और आम गरीब लोग। ठीक है, आप समझ सकते हैं बाबू कि सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत मजदूरी करने वाले लोग आते हैं, कृषक वर्ग के लोग आते हैं, आम गरीब लोग आते हैं। तो बाबू यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है सर्वहारा वर्ग का शोषण किस व्यवस्था के अनुरूप था, तो सही आंसर होगा सामंती व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था के अनुरूप ही सर्वहारा वर्ग का शोषण होता था। तो 162 का राइट आंसर मुन्ना हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए
अगले नंबर के सवाल पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है किस कारण से कृषक वर्ग शहरों की ओर पलायन करने लगे। आपको उस कारण को बताना है जिस कारण से कृषक वर्ग के लोग शहरों की ओर आने लगे थे, शहरों की ओर आकर्षित होने लगे थे। आपके ऑप्शन है बाबू, जलवायु परिवर्तन, अधिक कर, बेहतर रोजगार के अवसर या फिर धार्मिक कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू हमारा बेहतर रोजगार के अवसर। शहर क्या करता है? शहर बाबू मजदूरों के लिए, कृषकों के लिए, जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार का अवसर प्रदान करता है। अगर आपको अच्छा रोजगार चाहिए, अगर आपको अच्छा बाबू रोजी रोटी चाहिए, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इसके लिए आपको शहर ही जाना पड़ेगा। शहर में बिल्कुल भी काम की कमी नहीं होती, शहर में बिल्कुल भी काम की कोई भी बाबू वहां पर कमी नहीं होती है जैसा कि गांव में होता है। गांव में अगर आप सोचिएगा कि अच्छा रोजगार मिल जाए, अच्छा हम गांव में काम कर ले, तो बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हैं। कृषि और पशुपालन के अलावा गांव में बाबू जीविका का जो मुख्य आधार होता है वो होता है कृषि और पशुपालन। कृषि से फसल का उत्पादन होता है और पशुपालन से बाबू दूध का निर्माण होता है, दूध की उत्पत्ति होती है। और दूध से ही लोग क्या करते हैं? दूध से ही अपना व्यापार करते हैं, व्यापार से क्या करते हैं? पैसे प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई रोजगार करना चाहे तो वो बिल्कुल भी गांव में नहीं कर सकते हैं। करेंगे भी तो छोटा मोटा, उनसे उनको ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा, ज्यादा उन्हें लाभ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगर बाबू लाभ कमाना है, अगर पर्याप्त रूप से आय प्राप्त करना है, तो इसके लिए शहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि शहर में बड़े बड़े कंपनी होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, जहां पर श्रमिकों को, कृषक वर्ग के लोगों को रोजगार मिल सकता है। करना क्या है बताइए? श्रमिक को करना क्या है? बस शरीर से काम करना है। जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, जो श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं, वो बाबू मस्तिष्क से काम नहीं करते हैं। किससे काम करते हैं? शरीर से काम करते हैं। वो मस्तिष्क से कम और शरीर से ज्यादा काम करते हैं। और जो शिक्षित वर्ग के लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, वो शरीर से काम कम और मस्तिष्क से ज्यादा करते हैं, इसीलिए वो अमीर बनते हैं। और शरीर से काम करने वाले लोग गरीब बनते हैं और गरीबी में ही उनका जीवन रह जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आप भी पढ़ो, अच्छे से आप भी शिक्षा को प्राप्त करो। शिक्षा को आप लोग प्राप्त करके इतना शिक्षित हो जाओ कि आपको भी अपने पिताजी के जैसा या फिर मजदूरों के जैसा काम ना करना पड़े। आप भी क्या करो? आप भी अपने बुद्धि के बल पर, अपने कौशल के बल पर गरीबी रेखा को तोड़कर अमीरी को प्राप्त कर ले और अमीर बनकर आप समाज की सेवा करें। समाज की सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समाज की सेवा करने के लिए दोस्तों हमें वो संसाधन अपने पास प्राप्त करना पड़ेगा जिससे कि हम समाज की सेवा कर सकें। अगर आपको बाबू किसी को, अगर आपको पैसे से हेल्प करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास आपकी आवश्यकता से अधिक पैसा होना चाहिए। आपके आवश्यकता से अधिक आपके पास बाबू पर्याप्त से अपर्याप्त पैसा होना चाहिए। ठीक है, तभी बाबू आप किसी की मदद कर सकते हैं। अगर आप ही के पास पर्याप्त पैसा नहीं है, अपर्याप्त पैसा आप ही के पास है, तो आप कहां से किसी की मदद कीजिएगा बताइए? नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास संसाधन होना चाहिए। पैसा एक ऐसी चीज है, अगर किसी के पास होगा तो बाबू वो तो खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेगा ही, उस पैसे से वो पुण्य भी कमा लेगा, उस पैसे से वो बाबू अच्छा कर्म भी कर लेगा। अगर आप पैसे से किसी भूखे को आप रोटी दे देते हैं, कोई किसी के पास घर नहीं है, अगर वो रोड पर है, उसके लिए छोटा मोटा अगर आप चौल बनवा देते हैं, छोटा मोटा अगर आप झोपड़ी या घर बनवा देते हैं, या बाबू जो बेरोजगार है उसको आप छोटा मोटा रोजगार दे देते हैं पैसे से, पैसे की आर्थिक सहायता देकर। ठीक है, अगर आप उसे रोजगार दे देते हैं तो उससे क्या होता है? उससे बाबू आपको पुण्य मिलता है। ठीक है, आपके यही अच्छे कर्म आपके साथ जाते हैं आपके मरने के बाद। तो इसीलिए दोस्तों क्या कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि आप गरीबी रेखा को तोड़कर बाहर निकलिए और इतना अमीर होइए जिससे कि आप अपने पैसे से लोगों की मदद कर सकें और उनके जीवन को आप सुधार सकें। ठीक है, तो याद रखेंगे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेहतर रोजगार के अवसर। ठीक है, जानते हैं गरीबी क्या है? गरीबी एक मानसिक बीमारी है, एक मानसिकता है। ठीक है, मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं, श्रमिक वर्ग के जितने भी लोग होते हैं, उनके अंदर एक मानसिकता है कि सुबह उठना है, मुंह हाथ धोना है, फ्रेश होना है, बस काम पर चले जाना है, फिर दोपहर को आना है, थोड़ा सा खाना है, फिर काम पर लग जाना है, फिर रात को आना है, सोना है, बच्चों से कुछ बात करना है और फिर सुबह उठकर फिर वही काम करना है। मतलब वो अपने आप में कोई बदलाव नहीं करते। करेंगे भी कहाँ से? उनके पास ना शिक्षा है, ना कोई उनके पास कौशल है।
उनके पास ना कोई कौशल है ना शिक्षा है, तो बाबू वो अपने आप में कहाँ से बदलाव कर सकते हैं? किसी के अंदर बदलाव तभी होगा जब उसके पास बाबू कोई कौशल होगा, कोई उसके पास प्रतिभा होगा, कोई उसके पास एक्टिविटी या गुण होगा, तभी क्या कर सकता है वो अपने आप में बदलाव ला सकता है। तो बाबू इसीलिए आपके माता पिता आपको शिक्षित करते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि आप शिक्षा को प्राप्त करके इतना आप बुद्धिमान हो जाइए जिससे कि आप अपने आप में बदलाव करके गरीबी रेखा को तोड़ के आप एक अमीर इंसान बन जाइए, दिल से भी और पैसों से भी। पैसे से अमीर बन जाइएगा तो दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, और आपके आने वाली जो पीढ़ी है उसकी भी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। आप दिल से अमीर रहिएगा तो बाबू आपके जो कर्म होंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, ठीक है। आपकी वजह से कभी किसी के आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा, कभी भी कोई भी दुखित नहीं हो पाएगा, ठीक है। और हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसों के साथ अमीर होने के साथ साथ बाबू वो दिल से भी अमीर है, ठीक है। और जब वो किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी गरीब का हेल्प करते हैं, तो उस गरीब से जो दुआ निकलती है वो दुआ डायरेक्ट इन पर लगती है, ठीक है, क्योंकि उनकी दुआ के ऊपर बाबू उसी का हक होता है जिसने उसकी मदद की है, ठीक है। भगवान भी उस दुआ को नहीं छीन सकते हैं। चलिए आते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है मैनचेस्टर, लंकाशायर जैसे नगर किस कारण से अस्तित्व में आए? तो याद रखेंगे औद्योगिकरण, ठीक है। जब भारत में बाबू मशीनें नहीं बने थे, जब भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं हुई थी, तो बाबू इससे पहले ब्रिटेन के मैनचेस्टर और लंकाशायर में ही कपड़ा उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां बनी थी, कपड़ा बनाने वाली मशीनें बनी थी। तो याद रखेंगे बाबू यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैनचेस्टर कपड़ा उत्पादन का एक बहुत ही बड़ा शहर हुआ करता था, अब नहीं है, ठीक है। हुआ करता था कौन? तो मैनचेस्टर। जिस समय पूरे यूरोप में किसी देश में बाबू कपड़ा बनाने वाली मशीन नहीं थी, तो उस समय ब्रिटेन के जो बाबू मैनचेस्टर शहर है वही कपड़ा उत्पादन करने वाला एक बड़ा शहर हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से बाबू आप समझ सकते हैं कि मैनचेस्टर और लंकाशायर औद्योगिकरण के कारण ही अपने अस्तित्व में आया था। किस रूप में? तो शहर के रूप में, यानी कि नगर के रूप में, ठीक है। जब वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां बैठने लगी, बड़े बड़े जब वहाँ पर उद्योग चलने लगे, तो वहाँ पर आबादी बढ़ने लगी, और आबादी इतना ज़्यादा घनी हो गई कि बाबू मैनचेस्टर और लंकाशायर ये दोनों किस रूप में आ गए? ये दोनों को दोनों एक महानगर के रूप में आ गए ना। चलिए आते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में। नगर बोलेंगे, महानगर नहीं, महानगर तो ब्रिटेन और बाबू लंदन हो जाएगा, ये नहीं होंगे, ये नगर हो जाएंगे ना। चलिए आते हैं 165 नंबर के सवाल में। इसमें बोला गया है औद्योगिक शहरों में किस वर्ग की संख्या अधिक थी? व्यापारी, सैनिक, श्रमिक या किसान? तो जाहिर सी बात है बाबू कि औद्योगिक शहरों में अगर किसी वर्ग की संख्या अधिक होगी तो वो वर्ग होगा श्रमिक। कौन सा वर्ग मुन्ना? तो श्रमिक है। आप बाबू शहर में अगर गए होंगे तो शहर में बाबू आप लोगों ने देखा होगा कि रिक्शा चलाने वाले आपको 1000 मिलेंगे। जो रिक्शा है, चाहे ऑटो रिक्शा है, वो चलाने वाले आपको 1000 मिलेंगे। चप्पल सिलने वाले आपको 1000 मिलेंगे, 1000 नहीं तो बाबू सैकड़ों अवश्य मिलेंगे। बार बनाने वाले भी आपको सैकड़ों मिलेंगे, ठीक है। जो मतलब कि सामान बार बनाने वाले, फैंसी मैं नहीं बोल रहा हूँ, फैंसी बिल्कुल नहीं, सामान बाल बनाने वाले जो नहीं है वो आपको बाबू सैकड़ों मात्रा में मिलेंगे, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो बड़े बड़े उद्योग है, बड़े बड़े जो बाबू फैक्ट्री है उनकी, तो देखिए जो कंपनी होता है, जो फैक्ट्री होता है, जो कारखाना होता है, उन फैक्ट्रियों का, उन कंपनियों का, उन कारखानों का बाबू मालिक एक ही होता है। मालिक कितना होता है? मालिक एक ही होता है। लेकिन उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले, उन कारखानों में, उन उद्योगों में काम करने वाले बाबू जो श्रमिक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, सैकड़ों मात्रा में होते हैं, हजारों मात्रा में होते हैं। तो बाबू आप समझ सकते हैं कि जब कोई एक कंपनी एक व्यक्ति से चल रहा है और उस कंपनी में काम करने वाले हजारों मजदूर हैं, तो शहर में किसकी संख्या ज़्यादा होगी? पूंजीपति का कि श्रमिक का? तो जाहिर सी बात है बाबू श्रमिक वर्ग का। जाहिर सी बात है क्या? तो श्रमिक वर्ग का। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आपको शहर में आपको बहुत ही ज़्यादा बाबू आपको भिखारी भी दिखाई देंगे। तो भिखारी भी बाबू एक तरीके से समझ सकते हैं, वो भी एक श्रमिक क्षेत्र में ही आ जाएंगे ना, श्रमिक वर्ग में भी वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, वो भी श्रमिक करते हैं, घूम घूम कर वो लोग क्या करते हैं, भीख मांगते हैं, ठीक है। चलिए 166 नंबर के सवाल में आते हैं।
इसमें बोला गया है शहरों में कौन सी प्रमुख समस्या उत्पन्न हुई। शहरों में कौन सी प्रमुख समस्या उत्पन्न हुई? शिक्षा की कमी वाला, बेरोजगारी वाला, मौसम वाला या युद्ध वाला? तो याद रखेंगे बाबू 166 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बेरोजगारी वाला। कौन सा मुन्ना? बेरोजगारी वाला। देखिए ऐसा नहीं है कि शहर में आने वाले जो मजदूर होते हैं उन मजदूरों को बाबू रोजगार मिल ही जाता है। ऐसा नहीं है कि मजदूर जितने भी शहर में हैं वे सभी के सभी रोजगार प्राप्त करने ही वाले हैं। शहर में ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जिनके पास बाबू रोजगार नहीं होता, वे बेरोजगार होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शहरों में एक प्रमुख समस्या बेरोजगारी की भी उत्पन्न हो सकती है और हुआ भी है। बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं जो कि बेरोजगार हैं। बाबू शहर में जितने भी कंपनी चल रहा है, जितने भी व्यवसाय चल रहे हैं, जितने भी बिजनेस चल रहे हैं शहर में, अगर उन सभी बिजनेस में पर्याप्त रूप से मजदूर हैं, पर्याप्त रूप से श्रमिक वर्ग के लोग काम कर रहे हैं और उससे भी अधिक संख्या में अगर शहर में बाबू श्रमिक आ चुके हैं तो उनको काम कहाँ से मिलेगा बताइए? कोई कंपनी अपने पास मजदूर को तभी रखेगा जब उसके पास मजदूर की कमी होगी। कोई भी दुकानदार, कोई भी बड़ा बाबू कंपनी, कोई भी बड़ा इंडस्ट्री अपने पास किसी श्रमिक को, किसी बाबू असिस्टेंट को, सहायक कर्मी को तभी रखेगा जब उसके पास सहायक कर्मी की कमी होगी। जब उसके पास पहले से ही पर्याप्त रूप से सहायक कर्मी है, जब किसी बड़े बाबू पूंजीपति के पास पहले से ही उसके घर में बाबू जो सिक्योरिटी है वो है श्रमिक के रूप में, जो नौकर है वो है पहले से ही पर्याप्त है, तो वो कहाँ से बाबू किसी को नया रख सकता है? आप ही बताइए। पहले से ही किसी पूंजीपति के पास ड्राइवर है तो वो नया ड्राइवर कैसे रख सकता है? आप ही बताइए, नहीं रख सकता है। तो ऐसे में जो अधिक संख्या में, जो बहुत ही बृहत संख्या में मजदूर शहर में पलायन करते हैं ना, तो वहां पर उनको बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ता है, क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। क्योंकि पहले से ही जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं, जो शारीरिक क्रिया द्वारा काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो काम पकड़े हुए होते हैं। अगर कोई काम छोड़ता है या बाबू किसी की मृत्यु हो जाती है तो भले काम मिल जाता है, ठीक है, अन्यथा ऐसे ही बेरोजगार रहना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं शहर में एक प्रमुख समस्या बेरोजगारी की भी उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बेरोजगारी का एक मुख्य कारण क्या है बाबू? बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है शहर में बढ़ने वाला आबादी। आप सभी को पता होगा कि शहर की जो आबादी होती है वो काफी अधिक होती है, काफी घनी होती है, और ये आबादी बाबू बिल्कुल भी सीमित नहीं रहती, बल्कि हर साल बढ़ती ही रहती है। जब शहर की आबादी हर साल बढ़ती ही रहेगी तो बाबू कहीं ना कहीं उस शहर में बेरोजगार तो आपको मिलेंगे ही। सबको रोजगार कहाँ से मिल सकता है? आप ही बताइए। सबको उसका रोजी रोटी कैसे मिल सकता है? जब आबादी पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होगा, आबादी एक शहर की बिल्कुल भी सीमित मात्रा में नहीं होगी, तो बाबू सबको बिल्कुल भी रोजगार नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं बाबू, यहां पर हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 167 नंबर की हम बात करते हैं। 167 नंबर सवाल में कहा गया है श्रमिकों ने अपने हितों की सुरक्षा हेतु क्या स्थापित किया? श्रमिकों ने अपने हित मतलब अपने अधिकार की सुरक्षा हेतु क्या स्थापित किया? मिल, समिति, श्रमिक संघ या न्यायालय? तो याद रखेंगे श्रमिक संघ। क्या? श्रमिक संघ। 167 का राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। श्रमिक संघ स्थापित किए थे कौन? तो मजदूरों ने, श्रमिकों ने। 168 नंबर सवाल है मुन्ना, इंग्लैंड में मजदूरों को संगठित होकर काम करने का अधिकार कब मिला? 1800 में, 1815 में, 1825 में या फिर 1835 में? तो 168 का राइट आंसर हमारा होगा 1825 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बाबू अगले सवाल पर आते हैं। इसमें बोला गया है मजदूरों के अधिकारों के लिए कौन सी संस्था बनी? न्यायालय, ट्रेड यूनियन, फैक्ट्री या मंडल? तो बाबू मैं आप सभी को बता दूं कि मजदूरों के अधिकार के लिए जो संस्था बनी थी उसका नाम है ट्रेड यूनियन। क्या नाम है बाबू? ट्रेड यूनियन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अगले नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया कैसी रही? तो बाबू मैं आप सभी को बता दूं कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया तीव्र रही थी। कैसी? तो तीव्र रही थी, ठीक है। तो 170 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बाबू शहरीकरण की प्रक्रिया भारत में तीव्र नहीं रही थी, बल्कि ब्रिटेन में तीव्र रही थी। ब्रिटेन में, भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया धीमी रही थी, धीमी, ठीक है, धीमी। जब कपड़ा बनाने वाले मिलों का बाबू स्थापना हो रहा था, जब कपड़ा बनाने वाले, कपड़ा का निर्माण करने वाले मिल जब स्थापित किए जा रहे थे, तो उस समय भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी थी, काफी दोस्तों कम थी। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं।
इसमें कहा गया है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कितने प्रतिशत लोग भारत में शहरी थे। आपको 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बताना है, ठीक है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत कहने का मतलब हुआ ये बाबू कि देखिए जब 1900 अब बाबू आ जाएगा ना 1900, तो आप समझिए कि 20वीं शताब्दी की 1900 नहीं 1900 20वीं शताब्दी की शुरुआत है। हाँ हाँ, जब पूरा 1900 हो जाएगा ना, पूरा का पूरा 1900, तो आप समझिएगा कि 19वीं शताब्दी खत्म। और जैसे ही 1901 होगा 1902 होगा, तो आप बाबू समझिएगा कि आप 20वीं शताब्दी में आ चुके हैं। किस शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में। क्योंकि ये जो अंक बढ़ रहा है 1901 2 3 4, ये बाबू अंक किसका बढ़ रहा है? तो अगला 100 का बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है? अगला 100 का। अगर ये अंक 100 हो जाए तो 1900 कितना हो जाएगा? 1900 2000 हो जाएगा। 1900 तो पहले ही से कंप्लीट है। 1900 क्या है? पहले से ही कंप्लीट है। तो कोई भी अगर आपको ईस्वी मिले ऐसा 1901 1950, तो आप समझना ये ईस्वी किस सदी का है, किस शताब्दी का है? तो बाबू 20वीं शताब्दी का है। हम अभी बाबू किस ईयर में है? अभी हम लोग तो 2025 वाले ईयर में है। तो कोई पूछेगा कि आप किस शताब्दी के लड़के हैं, तो आप बताइएगा 21वीं शताब्दी का। किस शताब्दी का बाबू? तो 21वीं शताब्दी का, क्योंकि 20वीं शताब्दी कंप्लीट हो चुका है। और जो अंक चल रहा है 25 26 27, ये किसका चल रहा है? तो अगला सैकड़ा का। अगला जब सैकड़ा 20वीं में मिल जाएगा, यानी 2000 में मिल जाएगा, तो 2100 बन जाएगा। कितना मुन्ना? 2100 बन जाएगा, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। तो यहाँ पर हमारा 171 का जो राइट आंसर होगा बाबू, वो होगा ऑप्शन नंबर क्या? तो 11%, यानी कि बी। याद रखेंगे, ठीक है। 11% लोग भारत में शहरी थे, बहुत कम थे शहरी, इसीलिए तो हमारी संस्कृति बची थी। और आज हमारा भारत देश बाबू बहुत ही शहर के रूप में परिवर्तित हो चुका है, जिसके कारण आज हमारे भारत देश में जो सांस्कृतिक है, जो सभ्यता है, वो खत्म हो चुकी है। जो धार्मिक बाबू, जो भी सांस्कृतिक सभ्यता है, जो धार्मिक क्षेत्र से संबंधित संस्कृति जो सभ्यता है, वो समाप्त हो चुकी है। अगला प्रश्न है, भारतीय औपनिवेशिक शहरों में कौन से शहर बहुउपयोगी थे? कौन से शहर बहुउपयोगी थे? मतलब हर एक क्षेत्र में ही उपयोगी थे। जिला मुख्यालय, प्रेसिडेंसी शहर, क्या बोल रही, प्रेसिडेंसी शहर, तीर्थस्थल या सीमा शहर। तो याद रखेंगे प्रेसिडेंसी शहर। कौन सा? प्रेसिडेंसी शहर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 172 का। 173 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है, इन शहरों में कौन से संस्थान पाए जाते थे? इन शहरों में, किन शहरों में बाबू? तो प्रेसिडेंसी शहरों में। देखिए जो प्रेसिडेंसी शहर है ना बाबू, प्रेसिडेंसी शहर, इसी की बात हो रही है। प्रेसिडेंसी शहर में कौन से संस्थान पाए जाते थे? तो याद रखेंगे बाबू, इसका सही आंसर होगा शैक्षणिक संस्थान और पुस्तकालय वाला ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 174 नंबर सवाल है बाबू, बंबई किसका प्रमुख उदाहरण है? बंबई जो है वो किसका प्रमुख उदाहरण है? धार्मिक शहर का, औद्योगिक नगर का, औपनिवेशिक वाणिज्यिक राजधानी का, या फिर सांस्कृतिक राजधानी का? तो बाबू हमारा 174 का राइट आंसर होगा औपनिवेशिक वाणिज्यिक राजधानी का। किसका? औपनिवेशिक वाणिज्यिक राजधानी का। व्यापार के लिए बाबू बंबई एक बहुत ही बड़ा शहर था, और आज भी है। किसके लिए? तो व्यापार के लिए, ठीक है। तो सही आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। बंबई शहर में कितने प्रवासी लोग आकर बसे हैं? कितने प्रवासी जो लोग हैं वो आकर बंबई शहर में बस चुके हैं, जिससे कि बंबई शहर का विकास बहुत ही बाबू तीव्र रूप से हो पाया, और आज यह शहर एक महानगर के रूप में परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। 175 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है मुन्ना, बंबई शुरुआत में किस प्रकार के भूभाग पर था? द्वीप, टापू, मैदान या पहाड़ी? शुरुआत में जब शुरू बंबई बसा था तो उस समय बंबई शहर किस भूभाग पर था? तो बाबू याद रखेंगे हमारा सही आंसर हो जाएगा टापू पर। किस पर? टापू पर। अगर कोई क्षेत्र या भूमि नदी के किनारे होता है, नदी के तट पर होता है, तो हम उसको टापू बोलते हैं। कोई भी अगर भूमि या क्षेत्र या स्थल नदी के किनारे होता है, समुद्र बोलिए ना जी, समुद्र, नदी क्या बोल रहे हैं, समुद्र बोलिए ना। यहाँ पर हम बाबू समुद्र की बात करते हैं। समुद्र के किनारे होता है तो उस स्थल को, उस क्षेत्र को टापू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टापू। तो राइट आंसर मुन्ना हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। याद रखेंगे बंबई शहर टापू पर स्थित है, ठीक है। टापू यानी कि समुद्र के जो किनारे हैं वहीं पर स्थित है। 176 नंबर के सवाल में आते हैं मुन्ना। इसमें कहा गया है, बंबई के टापुओं को क्यों जोड़ा गया? बंबई के टापुओं को क्यों जोड़ा गया? तो बाबू आबादी के विस्तार हेतु। नहीं, आबादी के विस्तार हेतु तो नहीं जोड़ा गया था। यहाँ पर बाबू आबादी तो बढ़ रहा था बंबई में, हाँ यही होगा।
जब बम्बई में आबादी बढ़ रही थी, आबादी की जब तीव्र बाबू वृद्धि हो रही थी, तो इसलिए बम्बई के टापुओं को जोड़ा गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि प्राप्त हो सके, रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जमीन मिल सके। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, बम्बई किस प्रकार के व्यापार का केंद्र था? धार्मिक, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या सांस्कृतिक है? तो याद रखेंगे बाबू, यहाँ पर हमारा सही आंसर 177 का हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। बम्बई अंतर्राष्ट्रीय रूप से व्यापार का केंद्र था, क्योंकि बम्बई शहर जो था वो समुद्र के किनारे स्थित था, यानी कि बम्बई शहर में बाबू बंदरगाह काफ़ी मात्रा में थे। वहाँ पर बंदरगाह की वहाँ पर बाबू सुविधा थी, और बंदरगाह की सुविधा होने के कारण ही देश विदेश से जो व्यापार थे वो बाबू हुआ करते थे। देश विदेश से बंदरगाह के कारण, व्यापार होने के कारण ही जो उद्योगपति थे, जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, वो बंबई जाकर बस चुके थे बिजनेस करने के उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से। और जब उन्होंने वहां पर व्यापार करना शुरू कर दिया तो बाबू वहीं पर जमीन लेकर वो बस चुके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगले नंबर के सवाल में। मैंने तो बता चुका आप लोगों को। अगला सवाल है मुन्ना, बंबई से किन वस्तुओं का निर्यात होता था? चाय और चीनी का, गेहूं और चावल का, कपास और अफीम का, या नमक और तेल का? तो याद रखेंगे कपास और अफीम का, क्योंकि कपास और अफीम काफ़ी महंगे दामों पर बिके जाते हैं। ठीक है, तो बंबई में कपास और अफीम वस्तुओं का ही निर्यात होता था दूसरे देशों में। तो 178 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई सा भी प्रश्न आप लोगों से बिल्कुल भी छूट नहीं पाएगा। ठीक है, हर एक प्रश्न को मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगला सवाल है, किन किन लोगों ने बंबई में आकर बसना शुरू किया? बताइए तो बाबू, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने बंबई में आकर बसना शुरू किया था? तो व्यापार करने वाले लोग ही बंबई में आकर बसना शुरू कर दिए थे। तो इसमें बाबू व्यापारी हो जाएंगे, महाजन हो जाएंगे, कारीगर हो जाएंगे, दुकानदार हो जाएंगे। दुकानदार, कारीगर, महाजन, व्यापारी, ये सभी क्या है? ये सभी बाबू ये सभी व्यापार करने वाले हैं। सबका अपना खुद का व्यापार है, खुद का बाबू रोजगार है। तो ये सभी बाबू बंबई में आकर बस चुके थे। क्या करने के लिए? तो व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो राइट आंसर होगा 179 का हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मुन्ना, मजदूर आंदोलनों के तीव्र होने का मुख्य कारण क्या था? मजदूर आंदोलनों के तीव्र होने का जो बाबू मुख्य कारण था वो था कानूनों का पालन ना होना। मजदूरों के लिए जो कानून बनाए गए थे, जो अधिनियम बनाए गए थे, जो रूल फॉलो किए गए थे, जो रूल बाबू दिए गए थे, वो जब फॉलो नहीं हो रहे थे, उनका जब पालन नहीं हो रहा था, तो इसी कारण से मजदूर आंदोलन काफी तीव्र हो चुका था। तो करेक्ट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा ना। चलिए 181 नंबर के सवाल में आते हैं। ट्रेड यूनियन किससे संबंधित है? व्यापारी से, मजदूर से, सैनिक से, या शिक्षक से? तो याद रखेंगे ट्रेड यूनियन संबंधित है बाबू मजदूर से। किससे? मजदूर से। यह एक अधिनियम है जो कि मजदूर वर्ग से ही संबंधित है। 181 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अगले सवाल पर आते हैं बाबू। कहा गया है बंबई का तीव्र विस्तार कब हुआ? 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के अंत तक, या फिर 20वीं शताब्दी में? तो याद रखेंगे बाबू बंबई शहर का तीव्र विस्तार जो है वो हुआ था 19वीं शताब्दी के अंत तक। कहां तक? 19वीं शताब्दी के अंत तक। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, बंबई की शुरुआत किस रूप में हुई? एक गांव के रूप में, 7 टापुओं के रूप में, पहाड़ी क्षेत्र के रूप में, या बंदरगाह के रूप में? तो याद रखेंगे 7 टापुओं के रूप में। ठीक है, बंबई बाबू 7 टापुओं के रूप में बसा हुआ था, और इसीलिए बंबई में इन 7 टापुओं को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया ताकि ज़्यादा जो जमीन है वो उपलब्ध हो जाए। ठीक है, ज़्यादा जो स्थल है वो प्राप्त हो जाए लोगों को रहने के लिए। तो बंबई 7 टापुओं का शहर हुआ करता था। तो करेक्ट आंसर 183 का मुन्ना हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो बंबई को कहा जाता है, और बंबई पुराना नाम है। आज इसका नाम क्या है? तो मुंबई। मुंबई क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुंह बाकर लोग वहां पर जाते हैं कमाने के लिए। ठीक है, मुंह बाकर, मुंह ले चल जाते हैं कमाने के लिए, मुंह बाकर चल जाते हैं रोजगार प्राप्त करने के लिए। और जब वहां पर जाते हैं तो उनकी जब स्थिति खराब हो जाती है, उनकी जब स्थिति जर्जर हो जाती है, तब पता चलता है कि बंबई किसके लिए है। बंबई किसके लिए है? तो बाबू बंबई है पैसों वालों के लिए, दिल्ली है दिल वालों के लिए। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया 183 का। और लंदन किसके लिए है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। 184 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है श्रमिकों की समस्याओं में शामिल क्या था? श्रमिकों की समस्याओं में शामिल था बाबू
बेरोजगार, बेहतर स्वास्थ्य, बेरोजगारी, 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 बेरोजगारी। 184 का राइट आंसर होगा बेरोजगारी। ठीक है, श्रमिकों की समस्या में बेरोजगारी शामिल था। बहुत सारे ऐसे श्रमिक थे जिनको रोजगार प्राप्त नहीं था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अगले प्रश्न पर बाबू आते हैं। बोला गया है मजदूर आंदोलन के तहत श्रमिकों ने क्या मांग की? बताइए तो, मजदूर आंदोलन के तहत श्रमिकों ने क्या मांग की थी? तो बाबू वेतन वृद्धि और काम के घंटे निश्चित करना, यही दोस्तों उन्होंने मांग की थी। ठीक है, उनके वेतन में वृद्धि हो और साथ ही उनके काम के घंटे तय हो। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी। क्या लिखा गया जी? सी होगा ना, सी। अरे यार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है औद्योगिक शहरों में किस बात की कमी थी? रोजगार की, कल्याण भावना की, शिक्षा या व्यापार की? तो बाबू रोजगार की। औद्योगिक शहरों में रोजगार की कमी थी। 186 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए ना। चलिए आते हैं हम लोग अगले नंबर के सवाल पर। ये नहीं होगा। औद्योगिक शहर में किस बात की कमी? कल्याण भावना, कल्याण भावना कमी थी। ऑप्शन नंबर बी। लोग एक दूसरे का शोषण करते थे, लोग एक दूसरे का प्रतिद्वंदी थे, यानी कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते थे, लेकिन कल्याण की भावना बिल्कुल भी अपने मन में नहीं रखते थे। शहर में अगर आप देखिएगा कि कोई भी बाबू एक दूसरे के बीच अगर प्रेम रखे तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल भी आपको सामाजिक लगाव देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि शहर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो बाबू अपने काम में व्यस्त रहते हैं, वो बस अपने काम में ही भागते रहते हैं, अपने काम में ही बिजी रहते हैं। किसी को भी मतलब नहीं है कि कौन रास्ते पर पड़ा है, किसको क्या तकलीफ है, उससे कोई मतलब नहीं है। और साथ ही वहाँ के बढ़ते लोगों को, जो भी लोग बढ़ रहे हैं उनको देखकर लोग क्या करते हैं, लोग बाबू जलते हैं और उनसे ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, तो कल्याण की भावना काफ़ी शहरों में कम होती है। किस शहरों में? तो आधुनिक यानी कि औद्योगिक शहरों में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है फैक्ट्री नियम किस देश की संसद द्वारा बनाए गए हैं? अमेरिका के द्वारा, भारत के द्वारा, फ्रांस के द्वारा या इंग्लैंड के द्वारा? तो याद रखेंगे बाबू, हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंग्लैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा ना। चलिए 188 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है किस वर्ग का शोषण प्रारंभ हुआ? तो याद रखेंगे सर्वहारा वर्ग का। किसका बाबू? सर्वहारा वर्ग का शोषण ही प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले नंबर के प्रश्न पर आते हैं। इस सवाल का प्रश्न है, अगला सवाल है औद्योगिक पूंजीवाद से किस वर्ग का उभार हुआ, यानी कि उदय हुआ औद्योगिक पूंजीवाद से? तो याद रखेंगे पूंजीपति वर्ग का। किसका बाबू? पूंजीपति वर्ग का। 189 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अरे जिसके पास पूंजी है तो वो कहीं ना कहीं पूंजीपति होगा, कहीं ना कहीं वो धनी होगा, कहीं ना कहीं वो अमीर होगा। अगला सवाल है शहरीकरण से सबसे अधिक प्रभावित वर्ग कौन सा था? कौन सा था? सैनिक, स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग या व्यापारी वर्ग मिले? तो सही आंसर होगा श्रमिक वर्ग। शहरीकरण से सबसे अधिक प्रभावित वर्ग कौन सा था? तो श्रमिक वर्ग। 190 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर सी ना, श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग ही काफी प्रभावित था क्योंकि ये ज्यादा काम करते थे कम वेतन पर। ठीक है, मजबूरी में। अगला सवाल है बंबई में कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ था? पहला कपड़ा मिल। ठीक है, बंबई में पहला कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ था? तो याद रखेंगे बाबू, सही आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी। 1854 ईस्वी में पहला कपड़ा मिल स्थापित हुआ था बंबई शहर में। ठीक है, 192 नंबर सवाल है बाबू 1921 तक बंबई में कितनी कपड़ा मिलें खुल चुकी थी? 25, 55, 85 या 105? तो याद रखेंगे बाबू 85। 1921 तक बंबई में टोटल 85 कपड़ा मिलें खुल चुकी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 1921 तक बंबई की कपड़ा मिलों में लगभग कितने मजदूर काम कर रहे थे, अर्थात कार्यरत थे? तो राइट आंसर होगा हमारा 1,46,000। कितना बाबू? 1,46,000 मजदूर 1921 तक बंबई की कपड़ा मिलों में काम कर रहे थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है 1931 तक बंबई की जनसंख्या में 1/4 कौन थे? प्रवासी मजदूर, बंबई में जन्मे निवासी, व्यापारी वर्ग या सरकारी कर्मचारी? तो याद रखेंगे बाबू प्रवासी मजदूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बाबू हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवासी मजदूर 1/4 में ना। हमारा तो लग रहा है गलती है। 1931 तक बंबई की जनसंख्या में 1/4 पूछा है ना, तो बंबई में जन्मे निवासी मात्र 1/4। ठीक है, मात्र 1/4 भाग में जो लोग रहते थे वो रहते थे बंबई के अस्थायी निवासी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वो अस्थायी निवासी कौन से? जो बंबई में जन्म लिए हैं वो लोग 1/4 भाग पर, बाकी पूरे भाग पर प्रवासी लोग ही रहते थे। ठीक है, तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला सवाल है 1840 में लंदन का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल कितना था? बताएंगे बाबू। 1840 में लंदन का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल क्या था? तो याद रखेंगे, सही आंसर हो जाएगा हमारा बाबू यहाँ पर 155 वर्ग गज। कितना? 155 वर्ग गज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है बंबई में प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल कितना था? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा 9.5 वर्ग गज। कितना? 9.5 वर्ग गज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू हमारा डी होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। बोला गया है 1872 में लंदन के प्रति मकान में औसतन कितने व्यक्ति रहते थे? 8, 10, 12 या 15? तो सही आंसर 197 का हमारा हो जाएगा मुन्ना 8। ठीक है, 1872 ईस्वी में लंदन के प्रति मकान में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 8 थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। बोला गया है 1872 में बंबई के प्रति मकान में औसतन कितने व्यक्ति रहते थे? 15, 80, 20 या 25? तो याद रखेंगे बाबू सही आंसर हो जाएगा 20। कितना? 20 20 20। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है 1800 के आसपास बंबई का कौन सा क्षेत्र शहर का केंद्र था? ठीक है, बंबई के उस क्षेत्र का नाम बताना है जो कि बंबई शहर का केंद्र था। कौन? तो बाबू वो शहर। कब? तो 1800 के आसपास। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बाबू यहाँ पर फोर्ट एरिया। 199 का सही आंसर होगा फोर्ट एरिया ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आइए 200 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है बंबई के फोर्ट एरिया को कितने भागों में बांटा गया था? तो बाबू बंबई के जो फोर्ट एरिया है उसे बांटा गया था 2 भागों में। कितने भागों में मुन्ना? 2 भागों में ना, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 200 का। अगला सवाल है नेटिव बंबई के किस हिस्से में रहते थे? नेटिव बंबई के किस हिस्से में रहते थे? तो फोर्ट एरिया के एक हिस्से में। 201 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेटिव फोर्ट एरिया का ही एक हिस्सा था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है बाबू यूरोपीय या गोरे लोग बंबई के किस हिस्से में रहते थे? तो बाबू ये भी किसका भाग है? तो ये भी बाबू ए फोर्ट एरिया का ही भाग है। पूछा गया है यूरोपीय या गोरे लोग बंबई के किस हिस्से में रहते थे? तो याद रखेंगे फोर्ट एरिया के दूसरे हिस्से में ना, फोर्ट एरिया के दूसरे हिस्से में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फोर्ट एरिया का दूसरा हिस्सा गोरे लोग से संबंधित था और फोर्ट एरिया का पहला जो हिस्सा था वो नेटिव लोगों से संबंधित था। नेटिव लोग रहते थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है बंबई में नस्ली विभाजन किस क्षेत्र में अस्पष्ट था? नस्ली विभाजन बाबू ना, नस्ली विभाजन महानगरों में, सभी शहरों में, बंदरगाहों में या प्रेसिडेंसी शहरों में? तो 203 का सही आंसर होगा हमारा प्रेसिडेंसी शहरों में। प्रेसिडेंसी शहरों में ही बाबू स्पष्ट था। क्या? तो नस्ली विभाजन बंबई में नस्ली विभाजन प्रेसिडेंसी शहरों में ही अस्पष्ट था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर अगला सवाल है 1850 तक बंबई को कौन सी प्रमुख समस्याएं प्रभावित कर रही थी? तो सही आंसर हो जाएगा आवास और जलापूर्ति का। 204 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाबू बंबई शहर में 1850 तक इतनी जनसंख्या बढ़ गई थी, इतनी जनसंख्या बढ़ गई थी कि जनसंख्या अधिक बढ़ जाने के कारण, आबादी के काफ़ी घनी हो जाने के कारण बंबई शहर में रहने के लिए घर और पीने के लिए पानी की कमी हो गई थी। लोगों को रहने के लिए बिल्कुल भी आश्रय नहीं मिल रहा था, जमीन नहीं मिल रहा था और साथ ही पीने के लिए बाबू पीने योग्य पानी नहीं मिल रहा था। ठीक है, आपको पता है कि जिस शहर में बाबू पर्याप्त से अपर्याप्त आबादी हो जाएंगे, जिस शहर में आवश्यकता से अधिक आबादी उसमें समाहित हो जाएंगे तो उस शहर के संसाधन में कहीं ना कहीं कमी हो ही जाएगी। उस शहर के संसाधन में कहीं ना कहीं बाबू जो हास्र है, जो हानि है वो उत्पन्न हो ही जाएगी। तो यही हुआ था बंबई शहर के साथ। बंबई शहर में रहने के लिए और पीने योग्य पानी के लिए बाबू कमी हो चुकी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब पिया का पीबा। अगला प्रश्न है बंबई की 70% आबादी कहाँ निवास करती थी? तो याद रखेंगे बाबू सही आंसर हो जाएगा हमारा उपनगरों में। 205 का करेक्ट आंसर होगा उपनगर ना जी, चौलों में। चौलों में मजदूर लोग रहते थे। चौल में कौन रहते थे? मजदूर लोग ना। बंबई की 70% आबादी चौलों में ही रहती थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है बाबू बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत होती थी? एक मंजिला, बहुमंजिला, बंगला नुमा या झोपड़ी नुमा? तो बहुमंजिला बाबू इमारत होती थी। तो 206 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बहुमंजिला। कई मंजिलों का बाबू चौल हुआ करता है। ठीक है,
चौलों में रहने वाले लोगों को किस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती थी? तो अलग शौचालय का, ठीक है, अलग अलग शौचालय बिल्कुल भी उनके पास नहीं हुआ करते थे। अगर कोई बाबू एक रूम में व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, या फिर अगर एक रूम में 4 व्यक्ति रह रहे हैं तो सोचेंगे कि 4 व्यक्ति के लिए एक रूम में ही उनके लिए एक अलग शौचालय बना होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है। शौचालय की संख्या बहुत ही कम होती थी और चौल के अधिकांश लोग बाबू एक ही शौचालय में अपना गुजारा करते थे, एक ही शौचालय में अपना काम करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शौच की सुविधा बिल्कुल बाबू नहीं थी उतना ना। चलिए अगले नंबर के सवाल में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौल किसकी निजी संपत्ति होती थी? तो याद रखेंगे बाबू, सरकारी विभाग का। किसका? सरकारी विभाग का। तो राइट आंसर होगा बाबू हमारा, चौल किसकी निजी संपत्ति होती थी? सरकारी विभाग का। ना ना बाबू, ना ना ना। देखिए, चौल में रहने वाले लोग कौन थे? तो मजदूर। और मजदूर लोग कहाँ काम करते थे? तो बाबू मजदूर जो लोग थे वो काम करते थे उद्योगों में, वो काम करते थे बाबू फैक्ट्री और कारखानों में। और फैक्ट्री कारखाने कौन चला सकता है? पूंजीपति वर्ग के लोग। तो आप समझ सकते हैं कि जो बाबू चौले होंगी वो कहीं ना कहीं जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, जो धनी वर्ग के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उन्हीं की निजी संपत्ति होगी। अब बताइए, मजदूरों को सरकार मजदूरों से सरकार को क्या लाभ है? मजदूरों से सरकारी विभाग को क्या लाभ है? अगर सरकारी विभाग का चौल होता तो वो तोड़वा कर क्या करता? वहां पर कोई सरकारी बाबू संस्था बना देता। लेकिन जो चौले हैं वो सरकारी बाबू बिल्कुल भी सरकार की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि व्यापारी और महाजन की निजी संपत्ति है। और इस निजी संपत्ति पर कौन लोग रहते हैं? तो मजदूर लोग रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। समझ कर ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है, हड़बड़ में ना बिल्कुल भी। अगला प्रश्न है मुन्ना, लंदन के कैंटोनमेंट्स की तरह बंबई की चालें किस वर्ग की जरूरतें पूरा करती थी? तो सही आंसर होगा बाहर से आए लोगों की। किसकी बाबू? बाहर से आए लोगों की जरूरतें पूरा करती थी, यानी कि प्रवासी लोगों की जरूरतें पूरा करती थी। अब जो भी मजदूर रोजगार प्राप्त करने के लिए आते थे और जिन मजदूरों को कंपनियों में फैक्ट्रियों में रोजगार मिल जाता था, तो उस फैक्ट्री के उस कारखाने के जो मालिक होते थे वो क्या करते थे कि अपने मजदूरों को रहने के लिए आवास देते थे, उनको रहने के लिए बाबू सुविधा देते थे, ठीक है, आवास के रूप में। हालांकि आवास दोस्तों सही नहीं थे, आवास बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, जर्जर थे, खराब थे। वहां पर उनको सारी सुविधाएं बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं थी, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन रहने के लिए आश्रय था। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बाहर से आए लोगों की। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, बंबई औपनिवेशिक भारत का कौन सा रूप माना जाता है? सांस्कृतिक केंद्र, वाणिज्यिक राजधानी, राजनीतिक केंद्र या धार्मिक स्थल? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्यिक राजधानी माना जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी, बंबई औपनिवेशिक भारत का वाणिज्यिक राजधानी माना जाता है, क्योंकि इसी शहर में उचित पैमाने पर व्यापार किया जाता है। इसी शहर में उचित पैमाने पर उचित मात्रा में बाबू बिजनेस किया जाता है, उद्योग संचालित किए जाते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है मुन्ना, बंबई से किन वस्तुओं का बड़े पैमाने पर निर्यात होता था? तो कपास और अफीम का, आप सभी को पते हैं। तो सही आंसर होगा हमारा कपास और अफीम ना। 211 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, बंबई की किस विशेषता ने कारीगरों और दुकानदारों को वहां बसने के लिए आकर्षित किया? तो याद रखेंगे बंदरगाह और व्यापार। मैंने बताया ना आप लोगों को, बंबई शहर में बंदरगाह थे और बंदरगाह होने के कारण ही वहां पर व्यापार की सुविधा काफ़ी अच्छी थी, व्यापार करने की सुविधा काफ़ी दोस्तों अच्छी थी, यानी कि आयात और निर्यात में काफ़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था, कोई भी असुविधा नहीं होता था। तो बाबू असुविधा ना होने के कारण ही जो कारीगर, दुकानदार और जो उद्योगपति थे वो बंबई में आकर बसे थे। जो बंबई शहर था वो उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था, ठीक है। और साथ ही बंबई शहर में उद्योगपतियों को, पूंजीपति वर्ग के लोगों को काफ़ी उन्हें बाबू लाभ भी देता था, ठीक है, क्योंकि वहां पर आबादी काफी घनी थी, काफी दोस्तों आबादी वहां पर बृहद थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, भारत में शहरीकरण की गति कैसी थी? तेज, अत्यधिक तेज, बहुत धीमी या स्थिर? तो भारत में शहरीकरण की गति मैंने बताइए किया, बहुत धीमी थी, बहुत धीमी। ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन में रिपीट कर दिया है। अगला प्रश्न है बाबू, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की कितनी प्रतिशत आबादी शहरों में रहती थी? तो देखिए ये भी जो प्रश्न है वो भी ये रिपीट हो चुका है। 11% शहरों में रहती थी, जो कि मैंने आप लोगों को बता चुका है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, औपनिवेशिक भारत के प्रेसिडेंसी शहरों में क्या क्या होते थे? तो याद रखेंगे बंदरगाह,
छावनी संग्रहालय, ये सभी होते थे। ठीक है, औपनिवेशिक भारत के प्रेसिडेंसी शहरों में बंदरगाह, छावनी, संग्रहालय आदि होते थे। तो 215 का राइट आंसर मुन्ना हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, शुरुआत में बंबई किन टापुओं से मिलकर बना था? तो 7 टापुओं से, मैंने बता चुका है, 7 टापुओं से मिलकर बना हुआ शहर था प्रारंभ में बंबई, जिसको आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले बंबई या बॉम्बे कहा जाता था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है मुन्ना, यहाँ पर बंबई में टापुओं को आपस में क्यों जोड़ा गया? तो भूमि प्राप्त करने के लिए। ठीक है, भूमि प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 217 का हमारा आबादी बढ़ने से। आबादी बढ़ने से जोड़ा गया था ताकि रहने के लिए उन्हें आवास मिल सके, रहने के लिए ज़मीन उपलब्ध हो सके। अगला प्रश्न है, बंबई में यूरोपीय उपनगर और औद्योगिक पट्टी किस दिशा में थी? तो बाबू बंबई में यूरोपियन उपनगर और औद्योगिक पट्टी जो थी वो थी किस दिशा में? तो बाबू वो थी दक्षिण दिशा में, दक्षिण नहीं उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में ना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दिशा में। अगला सवाल है, बंबई में सैनिक छावनी कहाँ विकसित हो रही थी? तो याद रखेंगे दक्षिण दिशा में, ये इसका करेक्ट आंसर दक्षिण होगा, इसका करेक्ट आंसर दक्षिण होगा। बंबई में सैनिक छावनी दक्षिण दिशा में विकसित हो रही थी, सैनिकों के लिए दक्षिण दिशा में बंबई शहर में छावनी बनाए जा रहे थे। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है मुन्ना, बंबई के चौलों की तुलना किस यूरोपीय शहर के कैंटीमेंटस से की गई है? तो लंदन के कैंटीमेंटस से की गई है। ठीक है, तो 220 का सही आंसर मुन्ना हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है मुन्ना, लंदन में नगर योजना का काम सामाजिक कारणों से शुरू किया गया था, तो किस वर्ष में इसे शुरू किया गया? 18वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के मध्य में, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, या फिर 21वीं शताब्दी में? तो 221 का राइट आंसर होगा 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। कब? 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अगला सवाल है बाबू, यहाँ पर 20वीं सदी की शुरुआत में कलाचा देवी रोड के पास बनाई गई चौल का उद्देश्य क्या था? बताइए तो। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में कलाचा देवी रोड के पास जो चौल बनाए गए थे उस चौल का उद्देश्य क्या था? ठीक है, आपका ऑप्शन है सामाजिक असमानता को बढ़ाना, भूमि के उचित उपयोग को बढ़ावा देना, गरीबों के लिए आवास प्रदान करना, या फिर शहरी विस्तार को बढ़ावा देना। तो 222 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बाबू यहाँ पर गरीबों के लिए आवास प्रदान करना, यही चौल का मुख्य उद्देश्य था। तो आप सभी को पता भी होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सब प्रश्न हल्का है बाबू। अगला है, भूमि विकास किसे कहते हैं? भूमि विकास किसे कहते हैं? तो बाबू जो भूमि रहने लायक नहीं है उसे रहने योग्य बनाना ही भूमि विकास कहलाता है। जो भूमि रहने योग्य नहीं है, जो भूमि दलदल है, जर्जर है, काफ़ी मतलब कि दलदली टाइप का है, ठीक है, काफ़ी नामी टाइप का है, बिल्कुल भी रहने योग्य नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल भी लोग रह नहीं सकते हैं, अगर उस भूमि को रहने योग्य बना दिया जाता है तो उसी को कहा जाता है भूमि विकास। क्या कहा जाता है? भूमि विकास। तो सही आंसर होगा हमारा मुन्ना ऑप्शन नंबर बी, दलदली या डूबी हुई जमीन को रहने योग्य बनाना, यानी कि उपयुक्त बनाना, किसी काम के लिए बनाना, तो यही होता है भूमि विकास। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बंबई में भूमि विकास का कार्य किस महामारी के डर से शुरू हुआ था? तो प्लेग। कौन सा रोग? प्लेग। प्लेग महामारी के डर से बंबई में भूमि विकास का कार्य हुआ था ताकि मजदूर जो हैं वो बिल्कुल भी बंबई शहर को छोड़कर अपने गांव ना जा सके। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बाबू, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1898 में, 1900 में, 1910 में, या 1920 में? बताइए तो। सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहले पढ़ लीजिए, बोला गया है सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना। ठीक है, तो बाबू देखिए ये जो स्थापना हुआ था वो हुआ था बाबू कब? तो यह जो स्थापना है वो हुआ था 1900 में, ना 1918 में हुआ था शायद। 1918 तो इसमें देवे ना किया है जी, 1918 नहीं दिया है, 1918 नहीं दिया है तो 1898 होगा, 1898। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1898। ठीक है, आइए अगले सवाल पर आते हैं मुन्ना। इसमें कहा गया है बंबई में मकानों के महंगे किराए को सीमित करने के लिए किराया कानून कब पारित किया गया था? तो बाबू सही आंसर होगा 226 का 1918। पहले बंबई के मकानों में बहुत ही महंगे किराए लिए जाते थे। ठीक है, कोई भी अगर प्रवासी लोग बंबई में रुकता था रहने के लिए, बंबई के मकानों में अगर आश्रय लेता था तो बाबू वहां पर उन्हें मकानों के लिए
बहुत ही ज़्यादा वेतन देना पड़ता था, बहुत ही ज़्यादा मकानों का किराया देना पड़ता था। तो किराया पर नियंत्रण लगाने के लिए ही किराया पर सीमित मात्रा में बाबू पैसा, किराया पर सीमित जो किराया है ना, जो किराया है बाबू, उस किराए को सीमित रखने के लिए ही एक कानून पारित किया गया था। आपको बताना है बाबू कि कानून कब पारित किया गया था। तो सही आंसर होगा हमारा 1918 ना, ये पारित किया गया था 1918 में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, भूमि विकास परियोजना की पहली परियोजना कब शुरू की गई थी। भूमि विकास परियोजना की पहली जो परियोजना है वो शुरू की गई थी 1784 में। कब? 1784 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है बाबू, बंबई के गवर्नर विलियम हार्नवी ने तटीय दीवार बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी किस वर्ष दी थी। बाबू, बंबई के जो गवर्नर विलियम हार्नवी हैं, उन्होंने तटीय दीवार बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी किस वर्ष दी थी। तटीय दीवार बनाने का प्रस्ताव मंजूरी किस वर्ष दी थी। तो याद रखेंगे बाबू, सही आंसर होगा 1784 ईस्वी में। कब? 1784 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है मुन्ना, बंबई में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जमीन की आवश्यकता कब महसूस की गई थी। तो बाबू, बंबई में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जमीन की जो आवश्यकता है वो महसूस की गई थी कब। तो बाबू 19वीं शताब्दी के मध्य तक। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कब? 19वीं शताब्दी के मध्य तक। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है बाबू, मालाबार हिल से कोलबा के आखिरी छोर तक के पश्चिमी तट को विकसित करने का ठेका किसे मिला था। बंबई पोर्ट ट्रस्ट को, बैंक वेरिफिकेशन कंपनी को, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को, या फिर मुंबई नगर निगम को। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 230 का बाबू, बैंक वेरिफिकेशन कंपनी को। किसको? बैंक वेरिफिकेशन कंपनी को। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसी को मिला था। अगला सवाल है, 20वीं शताब्दी के आने तक समुद्री जमीन को किस उद्देश्य से विकसित किया जा रहा था। तो लिखेंगे बाबू आप लोग ऑप्शन नंबर बी वाला, आवासीय उद्देश्यों के लिए। किसके लिए? आवासीय उद्देश्यों के लिए। तो 231 का राइट आंसर बाबू हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। 20वीं शताब्दी के आने तक समुद्री जमीन को किस उद्देश्य से विकसित किया जा रहा था। तो बाबू आवासीय कम, व्यवसायिक ज्यादा होगा। आवासीय कम और व्यवसायिक ज्यादा। यहाँ पर व्यवसायिक ले लीजिए, व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए। आप भाई जो व्यवसाय करेंगे, जो बिजनेस करेंगे, तो बाबू उनका जब बिजनेस अच्छा चलेगा तो वो तो वहाँ पर रह ही लेंगे। ठीक है, तो आवास के साथ अगर व्यवसाय दिया है तो आप व्यवसाय सेलेक्ट करना। क्या करिएगा बाबू? व्यवसाय सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बोला गया है, बंबई पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत किस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया था। बंबई पोर्ट का विकास वाला परियोजना, जलापूर्ति प्रणाली का विकास परियोजना, सूखी गोदी का निर्माण परियोजना, या फिर नई सड़क नेटवर्क का निर्माण परियोजना। बताइएंगे बाबू आप लोग। 232 का करेक्ट आंसर। तो 232 का करेक्ट आंसर होगा सूखी गोदी का निर्माण परियोजना ना। इसी परियोजना को सफलतापूर्वक बंबई पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत लागू किया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है मुन्ना, 1914 से 1918 के बीच बंबई पोर्ट ट्रस्ट ने 22 एकड़ का बलाई एस्टेट किसे विकसित किया था। समुद्री पानी से, किससे विकसित किया था ना, किससे? समुद्री पानी से, मिट्टी की खुदाई से, वर्षा जल से, या फिर पुराने भवनों के मलबे से। तो याद रखेंगे मिट्टी की खुदाई से। किससे बाबू? मिट्टी की खुदाई से। 1914 से 1918 के बीच बंबई पोर्ट ट्रस्ट ने 22 एकड़ का जो बलाई था, वो 22 एकड़ का बलाई एस्टेट मिट्टी की खुदाई से विकसित किया था। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी ना, 233 का। चलिए अगले नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, मरीन ड्राइव किसकी परियोजना थी। मरीन जो ड्राइव है वो किसकी परियोजना थी। तो सही आंसर होगा बंबई सरकार की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बाबू, मरीन ड्राइव का विकास किस उद्देश्य से किया गया। पर्यटन बढ़ाने के उद्देश्य से, समुद्री तटीय विकास के उद्देश्य से, आवासीय समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से, या फिर कारखानों की स्थापना के उद्देश्य से। तो सही आंसर 235 का हमारा होगा मुन्ना, समुद्री तट विकास उद्देश्य से। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी उद्देश्य से मरीन ड्राइव का विकास किया गया था। ठीक है, और आज आप देख सकते हैं मरीन ड्राइव पर कि बहुत सारे लोग वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर आनंद लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए आते हैं। ठीक है, चलिए मुन्ना अगले प्रश्न पर आते हैं।
हैं, 5 और प्रश्न रह चुके हैं। अगला प्रश्न है मरीन ड्राइव का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी या फिर 21वीं शताब्दी? तो सही आंसर होगा बाबू 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में ही मरीन ड्राइव का निर्माण मुंबई शहर में हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है मुन्ना, सिंगापुर के नगर विकास के लिए कौन प्रसिद्ध व्यक्ति जिम्मेदार था? ली कुआन यो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वेस्ली क्लार्क? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ली कुआन यो। कौन? ली कुआन यो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसी ने बाबू सिंगापुर नगर का विकास किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है मुन्ना, सिंगापुर को नगर विकास के आदर्श के रूप में क्यों देखा जाता है? क्यों देखा जाता है बाबू बताइए तो, क्यों देखा जाता है? क्योंकि इसकी संख्या काफ़ी बड़ी है, यानी कि इसकी जनसंख्या काफ़ी बड़ी है, क्योंकि यह सुनियोजित योजना रखता है, या फिर धार्मिक विविधता को दर्शाता है, या फिर उच्चतम वेतन प्रदान करता है? तो 238 का सही आंसर होगा इसकी सुनियोजित योजना होती है। किसकी? तो सिंगापुर की ना, इसकी क्या होती है? सुनियोजित योजना। तो इसी कारण बाबू सिंगापुर नगर विकास के आदर्श को दर्शाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है मुन्ना यहाँ पर, सिंगापुर की नगर योजना में किसका शासन था? सिंगापुर की नगर योजना में बाबू शासन था ब्रिटिश का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश का ना, ब्रिटिश शासन। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है इस वीडियो का, सिंगापुर की शुरुआत किस प्रकार के आवासीय स्थिति के साथ हुई थी? योजनाबद्ध शहर के रूप में, अव्यवस्थित और भीड़ भाड़ वाले शहर के रूप में, केवल कृषि भूमि के रूप में, या फिर केवल उद्योग क्षेत्र के रूप में? सिंगापुर की शुरुआत बाबू बताना है, सिंगापुर की शुरुआत किस प्रकार के आवासीय स्थिति के साथ हुई थी? सिंगापुर जो था वो शुरू में कैसा था, उसकी जो स्थिति थी, उसकी जो भूमि थी सिंगापुर का, शुरू में फर्स्ट टाइम शहर बनने से पहले वो कैसी थी? तो याद रखेंगे बाबू 240 कैसे आंसर होगा, अव्यवस्थित और भीड़ भाड़ वाले। ठीक है, सिंगापुर की शुरुआत अव्यवस्थित और भीड़ भाड़ वाले आवासीय स्थिति के साथ हुई थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 80 BBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को बता चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल को यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल भी बाबू आप लोग अनसब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। मिलते हैं हम लोग एक और नए वीडियो में। एक और वीडियो आएगा पार्ट 4 वाला, ये तो पार्ट 3 है ना, पार्ट 4 में कम क्वेश्चन होंगे, उसमें 40-45 क्वेश्चन होंगे, और उस क्वेश्चन के बाद आपका जो 6 चैप्टर होगा शहर एवं शहरीकरण से संबंधित वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पार्ट 4 वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।